अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन को देखा और एक्सरसाइज 1.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस लेक्चर में हम देखेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या चीज़ है। ठीक है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लिमिट ऑफ अ फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक फ्रेज़ को समझना पड़ेगा, x अप्रोचेस टू सम नंबर। ठीक है, जब भी हम लिमिट ऑफ अ फंक्शन का क्वेश्चन करेंगे तो हमें हमेशा अंदर एक फ्रेज़ गिवन हुआ करेगी। तो वो क्या चीज़ है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, फिर हम लिमिट को समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि x अप्रोचेस टू ज़ीरो क्या चीज़ है। ठीक है, x अप्रोचेस टू ज़ीरो ये चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कुछ नंबर हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में हमें गिवन है 1/2, 1, 1/2, 1/4। अब ये 1 के पार्ट्स हो रहे हैं, 1 के पार्ट्स हो रहे हैं। ये 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, ये 1 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, यहाँ 1 को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। 1/16 फॉर एग्ज़ाम्पल अप टू सो ऑन। ठीक है, अब हमें पता है कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर बड़ा होता जाता है, एक्चुअल वैल्यू या फ्रैक्शन जो है वो वैसे वैसे छोटी होती चली जाती है। जैसा कि आप देखें, ये 1 है, यहाँ पे 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, 1/2 का आंसर आएगा 0.5। यहाँ पे 1 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, 1 का आंसर आएगा 1/4 का आंसर आएगा 0.25। यहाँ पे 1 को 8 पार्ट्स में, यानी कि 1 के 8 पार्ट्स बना दिए गए हैं। 1 के यहाँ पे 2 हिस्से, यहाँ पे 4 हिस्से, यहाँ पे 8 हिस्से, यहाँ पे 16 हिस्से। एक्चुअल वैल्यू कितनी छोटी होती जा रही है, ठीक है ना। तो अब जब हम इन सबको डिवाइड करते हैं, यहाँ 1/2 का आंसर हमें मिलता है 0.25। ठीक है, 1/4 का आंसर, सॉरी इसका 0.5 है, 1/2 0.5 होता है। 1/4 का आंसर हमें मिलता है 0.25। 1/8 का आंसर हमें मिलता है 0.6 समथिंग। अच्छा, 1/8 का आंसर हमें मिलता है 0.125, 6 नहीं 0.125। ठीक है, इसी तरह से अब आप देखें कि ये 0.5 था, ये 0.25 है और ये 0.125 है। जैसे जैसे डिनोमिनेटर बड़ा होता जा रहा है, वैसे वैसे एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल फ्रैक्शन का आंसर छोटा होता जा रहा है। अब 0.5 एक बड़ा आंसर है, 0.25 छोटा हो गया है, 0.125 और छोटा हो गया है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा और इसको करके देखते हैं। अगर इसी पैटर्न पे चलें हम, इस पैटर्न पे यूँ चला जा रहा है कि देखें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 4 आया, 4 को 2 से किया तो 8 आया, 8 को 2 से किया तो 16 आया, 16 को 2 से किया तो 32 आया। ठीक है, अब अगर हम 1/32 करते हैं, 1/32, तो इसका आंसर हमें मिल रहा है 0.03125। देखें, अब अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करके उस पर रियल नंबर्स को जो है वो लोकेट करूँ, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है। और हमें पता है कि यहाँ पे हर दो नंबर्स के दरमियान में अनकाउंटेबल नंबर्स मौजूद हैं। 1 और 2 के दरमियान में अनकाउंटेबल नंबर्स मौजूद हैं, 0 और 1 के दरमियान में अनकाउंटेबल नंबर्स मौजूद हैं, हर दो नंबर्स के दरमियान में अनकाउंटेबल नंबर्स मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखें कि 1 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये 1 से स्टार्ट लिया था हमने, और हमारे आंसर्स जो हैं वो 0 की तरफ जाते जा रहे हैं। 0.5 कहाँ पे आता है, 0 और 1 के बिल्कुल दरमियान में, यहाँ पे आता है। फिर 0.25 इस साइड पे आ जाता है, 0 से पीछे पीछे ऑब्वियसली। ठीक है, फिर 1.2
0.125 मज़ीद ज़ीरो के करीब हो गया, 0.03125 मज़ीद ज़ीरो के करीब हो गया। अब जैसे जैसे हम अपने डिनोमिनेटर को बढ़ाते जाएंगे, अगर यहाँ पे 1/64 आ जाए तो 1/64 जो है 1/64 ये हमें आंसर दे रहा है 0.015625। तो मज़ीद वो ज़ीरो के करीब हो जाएगा, ठीक है। तो x अप्रोचेस टू ज़ीरो का मतलब है हम इन सारे एलिमेंट्स को, ये सारे जो यहाँ पे हमने नंबर्स लिखे हुए हैं, हम इन सबको x के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे हमारे पास x के साथ रिप्रेजेंट हो रहे हैं। x अप्रोचेस टू ज़ीरो, जैसे जैसे डिनोमिनेटर बड़ा होता जा रहा है एक्चुअल फ्रैक्शन ज़ीरो को अप्रोच करती जा रही है, यानी कि आंसर ज़ीरो के मज़ीद करीब और फिर करीब फिर करीब फिर करीब ज़ीरो के करीब होता जा रहा है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कोई बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है, 1 डिवाइडेड बाय आप कह लें कि 100,000 अगर हम कर लें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, 1 डिवाइडेड बाई 1000 हमें आंसर देता है 0.001। 0.001 हमें आंसर मिल जाता है। तो ये तो ज़ीरो के और ज़्यादा नज़दीक है, 0.001। अब x अप्रोचेस टू ज़ीरो का मतलब ये होता है कि वो नंबर जो है, जो भी है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 0.001 है, ये ज़ीरो के बहुत करीब है, उसको अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो को बिल्कुल अप्रोच कर रहा है, उसके करीब हो चुका है। अप्रोच करने का ये मतलब होता है ना, हम कहते हैं कि किसी शख्स को अप्रोच करना है तो उस तक पहुंचना है, अप्रोच करने का ये मतलब है। तो ज़ीरो तक पहुंच गया है बट नॉट एक्चुअली ज़ीरो, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि बिल्कुल ज़ीरो नहीं हुआ, ज़ीरो तक पहुंच गया है, ज़ीरो के बहुत करीब चला गया है, अप्रोच कर लिया है उसने ज़ीरो को जाके, लेकिन एग्जैक्टली ज़ीरो अभी नहीं हुआ। x अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये फ्रेज़ जो है इसका ये मतलब है कि कोई भी नंबर हमारे पास, जो भी x जिस भी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, x अगर इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये, x अगर इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये, तो वो अप्रोचेस टू ज़ीरो है, एक्चुअली ज़ीरो नहीं है। अच्छा, मज़ीद हम देखते हैं इसमें एक चीज़, मीनिंग ऑफ द फ्रेज़ x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी क्या चीज़ है? अब x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये चीज़ है कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ नंबर्स हैं, हमारे पास है 1, 10, 100, 1000, ठीक है, अप टू सो ऑन। अच्छा, अब ये क्या हो रहा है, ये अप टू सो ऑन चलेंगे, ये तो बहुत बड़े नंबर्स हो गए हैं। अब ये बेसिकली क्या है, ये 10 की पावर्स हैं, 1, 10, 10 की पावर 1, ये अगर 10 की पावर 0 लिखेंगे हम तो ऑब्वियसली वो 1 आएगा। तो ये सारी बेसिकली 10 की पावर्स हैं, 10 की पावर 0 जो कि 1 के इक्वल होगा, 10 की पावर 1 जो कि 10 के इक्वल होगा, 10 की पावर 2 जो कि 100 के इक्वल होगा, 10 की पावर 3 जो कि 1000 के इक्वल होगा। बेसिकली ये जो मैंने पहले वैल्यूज़ लिखी हैं ये 10 की पावर्स हैं, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर्स जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा नंबर बहुत बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। तो अभी हमने कह भी दिया है कि ये अनएंडिंग है, इसकी कोई एंडिंग ही नहीं है। तो इस अनएंडिंगनेस को, इस अनएंडिंग चीज़ को, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस अनएंडिंग इंक्रीज़ को, वैल्यू इंक्रीज़ होती जा रही है ना, बहुत बड़ी होती जा रही है, इस अनएंडिंग इंक्रीज़ को हम लिखते हैं कि x अप्रोच कर रहा है। अब अप्रोचेस जो मैंने स्पेलिंग्स के साथ लिखा था मैथमेटिकली या सिंबॉलिकली उसको हम यूँ लिखा करेंगे, उसका सिंबल ये है, ठीक है, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। हमें भी पता है कि जब वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, लाखों करोड़ों में पहुंच जाएगी, मिलियंस बिलियंस में पहुंच जाएगी और उसके बाद भी आगे चलती चली जाएगी, उसकी कोई एंडिंग ही नहीं है। हमने तो कह दिया अप टू सो ऑन। तो इस अनएंडिंग इंक्रीज़ को सिंबॉलिकली हमने लिखना है यूँ, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। पढ़ना इसको ये है, पढ़ना है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और लिखना इस तरीके से है कि एरो का साइन हमने उस साइड पे लगा देना है जिस तरफ को वो अप्रोच कर रहा होगा, ठीक है। x अप्रोचेस टू ज़ीरो आपको बता दिया कि जब डिनोमिनेटर बड़ा होता जाता है, एक्चुअल वैल्यू छोटी होती जाती है, तो वो ज़ीरो की तरफ वैल्यूज़ अप्रोच करना शुरू हो जाती हैं। और इन्फिनिटी ज़ाहिरी बात है, जब किसी वैल्यू की पावर बढ़ती चली जाए और वो फ्रैक्शन में भी ना हो, डिनोमिनेटर ना आए ना, फ्रैक्शन में ना हो। अगर लेट्स से ये चीज़ है, इस यहाँ पे 10 की पावर्स बढ़ती चली जा रही हैं, ये मैंने 10 की पावर 4 लिख दी जो कि इसके इक्वल आता है, 10,000 के इक्वल आता है।
ये तो छोटा होगा ही होगा। आप 1 को 10,000 पे डिवाइड करेंगे, बहुत छोटा नंबर आएगा, 0.00000 लाइक दैट, इस टाइप का कोई नंबर आएगा आपके पास, जो कि 0 के बहुत ज़्यादा करीब होगा। ठीक है, तो अगर हमने फ्रैक्शन में किसी चीज़ को नहीं लिखा हुआ, बल्कि एक्चुअली वैसे ही हमने किसी चीज़ को लिखा हुआ है, तो वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी। और अदरवाइज़ जो है, अगर फ्रैक्शन में लिखा हो तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता जाएगा तो वो एक्चुअल वैल्यू 0 को अप्रोच करती जाएगी। ठीक है, अब ये x अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे x अप्रोचेस टू a कोई भी नंबर है, कोई भी कांस्टेंट है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये रियल लाइन है, ये 1 है, ये 2 है। फॉर एग्जांपल मेरे क्वेश्चन में मुझे गिवन है x अप्रोचेस टू 2, x2 को अप्रोच कर रहा है। तो x2 को अप्रोच करने का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास वैल्यू मौजूद होगी ना, जिसमें x2 को अप्रोच कर रहा होगा, वो 2 के बहुत ज़्यादा करीब होगी, लेकिन एक्चुअली 2 नहीं होगी। ठीक है, अगर वो 2 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा होगा तो वो वैल्यू 1.99999 कुछ इस तरह की होगी, 2 के बहुत करीब। ठीक है, और अगर वो राइट साइड से अप्रोच कर रहा होगा 2 को, तो वो वैल्यू कुछ इस तरह की होगी, 2.0001 या 2.00001। ठीक है, तो यानी कि 2 से थोड़ा अगला नंबर या 2 से थोड़ा पिछला नंबर। अगर लेफ़्ट साइड से अप्रोच करेगा तो 2 से थोड़ा प्रीवियस नंबर, और अगर राइट साइड से अप्रोच करेगा तो 2 से थोड़ा सा नेक्स्ट नंबर। ठीक है, x अप्रोचेस टू 2 का ये मतलब है कि वो 2 के बहुत करीब है, लेकिन उसने अभी 2 को एग्जैक्टली 2 नहीं हुआ, अप्रोच कर लिया है लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं हुआ। अच्छा, अब इसमें ये है कि अप्रोच का जो फ्रेज़ था उसको हमने देख लिया कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, अप्रोच के फ्रेज़ को देखने के बाद अब हमने देखना है कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या चीज़ है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमें एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x। ठीक है, हमें एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x, और उस फंक्शन में लेट्स से वो ये है 2x + 1। x के लिए हमें कह दिया गया है कि जी x अप्रोच कर रहा है किसी ख़ास नंबर को, लेट्स से 3। x अप्रोच कर रहा है किसी ख़ास नंबर को। अब हम 3 से कुछ पिछली वैल्यूज़ और 3 से कुछ अगली वैल्यूज़, 2.999, 2.9, 2.99, 2.999 इस टाइप की वैल्यूज़ भी इस फंक्शन में पुट करके देख लेते हैं। और 3 से कुछ अगली 3.001, 3.00001, 3.0000001 ये सारी भी पुट करके देख लेंगे। ठीक है, 3 को अप्रोच कर रहा है। अब हम x क्या देते हैं, इनपुट देते हैं ना, f ऑफ x क्या हमारे पास किसके इक्वल होता है, y के इक्वल। जब हम x की सूरत में इनपुट देते हैं तो हमें y की वैल्यूज़ आपस में आंसर में मिलती हैं, ऐसा ही है। तो जब हम इसमें इनपुट देंगे कि x अप्रोच कर रहा है किसी ख़ास नंबर को, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू चेंज होगी। अगर 1.9 पुट कर रहे हैं तो वैल्यू कुछ और आएगी, अगर 1.99 पुट कर रहे हैं तो वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी, अगर 1.999 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू थोड़ी और चेंज हो जाएगी। तो y की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती जा रही है x के वैल्यूज़ देने के ऊपर। ठीक है, अब जब हम फंक्शन में लिमिट अपनी पुट करते जाएंगे कि हमारी लिमिट x अप्रोच कर रहा है 3 को, तो हमने x की जगह पे 3 पुट कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग y की जो हमें वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हमारा आंसर लिमिट कहलाएगा। फंक्शन की लिमिट हमारा वो आंसर कहलाएगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे देखिए जैसे कि लिखी हुई है, लेट अ फंक्शन f ऑफ x बी डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल नियर द नंबर a। नियर द नंबर a मतलब जो भी हम नंबर हमारे क्वेश्चन में मौजूद होगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने 3 लिखा है। ठीक है, If as x approaches to a from both left and right sides, f of x approaches to a specific number। यानी कि वो यही बात कि वो कह रहे हैं कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि 3 से कुछ पिछले नंबर और 3 से कुछ अगले नंबर, यानी कि हमने लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से अप्रोच करवा दिया। 3 से कुछ पिछले नंबर, 3 से कुछ अगले नंबर। 3 से कुछ पिछले कौन से होंगे, 2.9, 2.99, 2.999, ये सारे 3 को अप्रोच कर रहे हैं। और 3 से कुछ अगले कौन से होंगे, 3.01, 3.001, 3.001, ये भी 3 को अप्रोच कर रहे हैं। एक लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, दूसरे राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं।
तो जब हम ये सारी वैल्यूज़ वन बाय वन फंक्शन में पुट करते जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो आंसर मिलता जाएगा वो आंसर कहलाएगा उस फंक्शन की लिमिट, ठीक है। एज एक्स अप्रोचेस टू 3 द फंक्शन अप्रोचेस टू अ स्पेसिफिक नंबर, जो भी उसका आंसर आएगा। जैसे जैसे x 3 को अप्रोच करेगा, एज x अप्रोचेस टू 3, जैसे जैसे x 3 को अप्रोच करेगा, y देन y अप्रोचेस टू सम स्पेसिफिक नंबर, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, वो हमें फंक्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा ना। अगर यही फंक्शन ले रहे हैं जो मैंने लिखा है, आप इसमें 3 से कुछ पिछली वैल्यू, 3 से कुछ अगली वैल्यूज़ लिख के देख लें, या हम x की जगह पे 3 पुट करके देख लें। x की जगह पे अगर हम 3 पुट करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है 6 + 1 7। तो देखें, एज x अप्रोचेस टू 3 y अप्रोचेस टू 7, ऐसा ही हुआ है ना। जैसे जैसे x 3 को अप्रोच कर रहा है, द गिवन फंक्शन इज़ अप्रोचिंग टू 7, तो वैसे वैसे y पूरा का पूरा फंक्शन 7 को अप्रोच कर रहा है। x वेरिएबल, इनपुट वाला वेरिएबल जैसे जैसे किसी नंबर को अप्रोच करेगा, आउटपुट वाला वेरिएबल यानी कि y वेरिएबल भी वैसे वैसे किसी स्पेसिफिक नंबर को अप्रोच करेगा, और वो स्पेसिफिक नंबर कहलाता है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। समझ आई बात की? ठीक है। एज x अप्रोचेस टू अ स्पेसिफिक नंबर, देन y अप्रोचेस टू, एज x अप्रोचेस टू अ स्पेसिफिक नंबर, देन y अप्रोचेस टू ऑब्वियसली सम स्पेसिफिक नंबर, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया लिमिट ऑफ अ फंक्शन। जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बड़े अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी कि ये क्या चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है थ्योरम्स ऑन लिमिट्स। थ्योरम्स ऑन लिमिट्स में ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरम 1 है, द लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स। यानी कि फॉर एग्जांपल हमें दो फंक्शंस गिवन है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, सॉरी दो फंक्शंस का सम गिवन है, ठीक है। ये दो फंक्शंस का सम है, दो फंक्शंस का सम हमारे पास जो है, अगर उसके ऊपर हमें कोई लिमिट दी गई है, फॉर एग्जांपल हम जनरली उसको लिख लेते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, तो वो किसके इक्वल आएगा, वो लिमिट दोनों पे सेपरेटली अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ये पहला थ्योरम है। इन थ्योरम्स के ये रिजल्ट्स सिर्फ आपने याद रखने हैं, इनका प्रूफ आपके कोर्स में शामिल नहीं है। अगर दो फंक्शंस के सम के ऊपर हमारे पास लिमिट थी तो वो दोनों के सेपरेट सम पे अप्लाई हो गई है, और दोनों के ऊपर सेपरेटली अप्लाई हो गई है, ठीक है। सेकंड थ्योरम लिमिट का हमारे पास ये है, द लिमिट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स। ये बिल्कुल ये ऐसे ही है, सम में हमारे पास प्लस आता है और डिफरेंस में हमारे पास माइनस आ जाता है, बाकी वही चीज़ है। थ्योरम 3 है, इफ़ k इज़ एनी रियल नंबर देन, अगर k कोई रियल नंबर है और वो फंक्शन के साथ होली मल्टीप्लाई हो रहा है, लाइक दिस, तो क्योंकि वो तो एक कांस्टेंट नंबर है, कोई रियल नंबर है, एक कांस्टेंट नंबर है, उसके ऊपर तो लिमिट लगनी ही नहीं है। लिमिट तो पुट होनी है, जहाँ वेरिएबल होगा उसकी जगह पे हमने वो नंबर पुट कर देना है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वो नंबर पुट कर देना है। तो इसलिए इसका तो अंदर कोई रोल ही नहीं है, सो इसको बाहर निकाल लेंगे, अंदर लिमिट फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, ठीक हो गया। ये तीसरा थ्योरम है लिमिट का। The fourth one is the limit of the product of the function is equal to the product of their limits। ये बिल्कुल यही वाली चीज़ हो गई है जो ऊपर हम सम और डिफरेंस के साथ कर चुके हैं कि अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके ऊपर लिमिट लगी हुई है तो वो उन दोनों के ऊपर जी सेपरेटली लग जाएगी। And the fifth one is the limit of the quotient of the functions is equal to the quotient of their limits provided that the limit of the denominator is not 0। quotient क्या होता है? quotient fraction की फॉर्म को कहते हैं। अगर हमारे पास एक quotient है like this, ये भी वही चीज़ है, quotient के ऊपर पूरे के ऊपर अगर लिमिट हमें गिवन है तो वो
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे सेपरेटली अप्लाई होगी, सेपरेट दोनों पे आ जाएगी। और प्रोवाइडेड दैट द लिमिट ऑफ द डिनोमिनेटर इज़ नॉन ज़ीरो, इस बात की हमें तसल्ली कर लेनी चाहिए कि डिनोमिनेटर वाली लिमिट का आंसर नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ताकि अनडिफाइंड ना हो जाए। ठीक है ना। अच्छा जी, थ्योरम 6 है हमारे पास, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स होल पावर एन वेयर एज एन इज़ एन इंटीजर। अगर हमारे पास कोई होल पावर मौजूद है तो उसमें ये होगा, फंक्शन के ऊपर है अगर पावर। 6 हमारे पास थ्योरम है कि अगर फंक्शन के ऊपर पावर है और बाहर कोई लिमिट लगी हुई है, एक्स अप्रोचेस टू सम नंबर, तो होगा ये कि वो लिमिट अंदर चली जाएगी, यानी कि वो पहले फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और होल के ऊपर पावर चली जाएगी। दैट इज़ द बात। ठीक है। फिर होगा क्या कि इसका जो भी आंसर आएगा एल कह लेते हैं। फॉर एग्जांपल लिमिट होता है ना, तो हम एल कह लेते हैं कि इस पे लिमिट अप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आया, जैसे प्रीवियस मैंने एक एग्जांपल में एक फंक्शन लिखा, उसमें 3 पुट किया तो आंसर 7 आ गया था। इसी तरह यहाँ पे जो भी नंबर आएगा अंदर लिमिट लगी हुई है, उसका ना हमने आंसर निकाल लेना है और ये बाहर वाली पावर एज इट इज़ उसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, और एग्जांपल्स में हमेशा आपसे कहती हूँ कि वो सॉल्व पड़ी हुई हैं आपके सामने। क्वेश्चंस जब मैं करवा देती हूँ तो फिर एग्जांपल आपको बिल्कुल समझ आ जानी चाहिए, आपके सामने मौजूद है, लिखी हुई है। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। नेक्स्ट है आपके पास लिमिट ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शंस। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की लिमिट हमें जो है वो बताई गई है कि किस तरीके से होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स रेज़ पावर एन माइनस ए रेज़ पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, वेयर एन इज़ एन इंटीजर, एन इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है। और ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अच्छा जी, एन जो पावर है ना, ये वाली पावर, ये इंटीजर होनी चाहिए हमारे पास जो ऊपर पावर गिवन है। अच्छा, अब होगा ये कि यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने नोट कर लेनी है कि जब हम लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करें, जो भी फंक्शन हमें गिवन हो, जैसे हमें ये फंक्शन गिवन है, इसके ऊपर हमने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करनी है। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वो नंबर पुट कर देना है जिसको वो अप्रोच कर रहा है। एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो एक्स की जगह पे ए पुट कर देंगे। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बल्कि ज़्यादातर क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट लिमिट पुट करने से आंसर ठीक नहीं आता। लेट्स से पुट करें जी आप, ए की पावर एन, एक्स की जगह पे ए पुट कर दिया, क्या बन गया? ए रेज़ पावर एन माइनस ए रेज़ पावर एन 0, ए माइनस ए 0, 0/0 फॉर्म बन गई। अब 0/0 फॉर्म क्या मैथमेटिक्स में डिफाइंड है? 0/0 फॉर्म मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड है, ये कोई फॉर्म ही नहीं होती मैथ्स में। और इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है। लिमिट के क्वेश्चंस में हमने इन दोनों फॉर्म्स से बचना है। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें और 0/0 फॉर्म बन रही हो तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे हमें कोई अलजेब्राइक टेक्निक लगानी पड़ेगी, कुछ कैंसिलेशन हो सकती है तो वो करनी पड़ेगी, कोई फार्मूला लग सकता है तो वो लगाना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम 0/0 फॉर्म से बच सकें। 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म से हमने बचना है लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। ठीक है। अच्छा जी, वैसे भी आमतौर पे भी ये हमने बचना ही होता है इन फॉर्म से, क्योंकि ये फॉर्म्स डिफाइंड ही नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे एक्स रेज़ पावर एन माइनस ए रेज़ पावर एन, इसके ऊपर एक फार्मूला लगेगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको उस फार्मूले का तरीकाकार बता दूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। हमने पढ़ा हुआ है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला आता है ना सबको, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है। फिर हमने पढ़ा हुआ है जी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है? ए माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस ए बी, अच्छा यहाँ पे हमारे पास सॉरी माइनस होता है ना, प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ये कंफर्म है, यहाँ पे प्लस ही होता है। अच्छा यहाँ पे इसका ऑपोजिट होता है ना साइन, ठीक है ओके। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा अब इसी तरह से इसी पैटर्न को सामने रखते हुए अगर हम ए रेस पावर 4 माइनस बी रेस पावर 4 का फार्मूला ओपन करें, ये पढ़ा तो नहीं हुआ ना हमने, लेकिन देखें ये जो पैटर्न है ना, इस पैटर्न को सामने रखना है। पैटर्न ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम ये करते हैं कि जब हमने इस फार्मूले को ओपन किया ए क्यूब माइनस बी क्यूब को, तो हमने सबसे पहले विदाउट पावर क्यूब को इग्नोर कर दें, दोनों के ऊपर से, ए के ऊपर से भी क्यूब को इग्नोर कर दें, बी के ऊपर से भी क्यूब को इग्नोर कर दें। तो इग्नोर करने के बाद जो आता है वो हमने लिखा सबसे पहले। यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है, साथ साथ इसको भी देखते जाएं, यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है। पावर्स इग्नोर करने के बाद जो बचता है वो हमने सबसे पहले लिख दिया ए माइनस बी। अच्छा अब ब्रैकेट बंद कर दी। अब हमने नई ब्रैकेट ओपन करनी है और नई ब्रैकेट में हमने पावर एक नंबर डिक्रीज़ कर लेनी है। जितनी हमारे पास पावर मौजूद थी एक छोटी ले लेनी है उससे और स्टार्ट हो जाना है। और होगा ये कि फर्स्ट वैल्यू की पावर डिक्रीज़ होती जाएगी, सेकंड वैल्यू की पावर इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। और कहाँ से स्टार्ट लेना है, एक छोटी, अगर ये 3 है तो 2 से स्टार्ट लेना है, ठीक है। तो ये देखें फर्स्ट वैल्यू थी ए की पावर क्या है 2 और बी की पावर इसके साथ क्या है 0। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएं, ए की पावर डिक्रीज़ हो गई है। मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट वैल्यू की पावर्स डिक्रीज़ होती जाएंगी, अगर ये 2 है तो ये 1 हो जाएगा पावर इसकी, और सेकंड वैल्यू की पावर इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर यहाँ पे बी की पावर 0 है तो यहाँ पे बी की पावर 1 हो गई। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएं, वहाँ पे ए की पावर डिक्रीज़ हो गई 0 हो गई, बी की पावर इंक्रीज़ हो गई 2 हो गई। सेम इसी पैटर्न को सामने रखते हुए आप इसको सॉल्व करें। ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को सबसे पहले पावर्स को इग्नोर करते हुए हमने लिख देना है ए माइनस बी, ठीक हो गया। अब जितनी पावर थी उससे एक कम से स्टार्ट कर लें। ए की पावर 4 है, ए की पावर 3 से स्टार्ट कर लेते हैं और ए की पावर्स डिक्रीज़ होती जाएंगी, बी की पावर्स इंक्रीज़ होती जाएंगी। ए की पावर 3 से स्टार्ट करना है, बी की पावर 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। ए की डिक्रीज़ हो गई, बी की इंक्रीज़ हो गई, ए की डिक्रीज़ हो गई, बी की इंक्रीज़ हो गई, ए की डिक्रीज़ हो गई, बी की इंक्रीज़ हो गई। और ये इंक्रीमेंट यहाँ वहाँ तक लेके जाना है जहाँ से हमने ए की स्टार्ट की थी। ये इनकी पावर पहली वाली टर्म के बिल्कुल उलट जब आ जाएंगी ना, कि वहाँ ए की 3 थी, बी की 0 थी, और यहाँ ए की 0 है, बी की 3 है, तो हमने वहाँ पर स्टॉप कर देना, ठीक है। ये तरीक़ाकार है इस तरह के वैल्यूज़ को ओपन करने का जिनमें हमारे पास सम वैल्यू की पावर माइनस सम अदर वैल्यू की कोई ना कोई पावर होगी, ठीक है, सेम पावर। जैसे कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, सेम पावर 2 नंबर्स की माइनस के साथ, सिंपल डिफरेंस के साथ सेम पावर के लिए 2 नंबर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ए 4 माइनस बी 4 है, ये ए रेस पावर एन माइनस बी रेस पावर एन है। अब इसको हमने इसी पैटर्न को लेके चलते हुए सॉल्व करना है, जो पैटर्न मैंने अभी आपको समझाया है। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट लिमिट पुट करने से क्या हुआ था, डायरेक्ट लिमिट पुट करने से हमें 0/0 फॉर्म मिल गई थी। 0/0 फॉर्म इज़ नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई टेक्निक लगानी पड़ेगी जिससे ये क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो सके, 0/0 फॉर्म से बचा जा सके। अब हम ये करेंगे, इसको ओपन करेंगे पिछले वाले प्रोसेस के थ्रू। सबसे पहले जी इग्नोर कर दें ऊपर वाली पावर n को, और इग्नोर बल्कि उससे भी पहले आप एक ये काम करें कि डिनोमिनेटर को तो आप पहले सेपरेट करके लिख लेना साइड पे, ताकि नीचे फिर बाद में इतनी ही लंबी लाइन लगा के लिखना पड़ता है। अब हमने आगे इसको जो है वो सॉल्व करना है। सबसे पहले जी हमने x माइनस ए लिख लिया, पावर्स को इग्नोर करके
पावर के बगैर लिख लिया। अब हमने जी क्या करना है, जितनी पावर थी उससे एक कम से स्टार्ट ले लेना है। पावर n थी, n-1 से स्टार्ट ले लेना है। अब जी n की डिक्रीज़ करते जाएं और a की इंक्रीज़ करते जाएं। n की डिक्रीज़ होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, कम होती जाएगी, a की बढ़ती जाएगी। कहाँ तक चला जाएगा? अप टू वहाँ तक चला जाएगा कि फर्स्ट टर्म के उलट हो जाए काम, a की पावर हो जाए n-1 और x की पावर हो जाए 0। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया बिल्कुल उस प्रोसेस के थ्रू जैसे मैंने आपको पीछे सिखाया। अब क्या होगा, और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जो क्वेश्चन की लिमिट है ना उसको साथ साथ लाजमी मेंशन करना है। दिस वन, ये जो लिमिट है, अच्छा अब क्या होगा, ये आगे स्क्वायर ब्रैकेट में हमारे पास इतनी बड़ी वैल्यू मौजूद है और ये हमारा डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू x माइनस ए इस x माइनस ए के साथ कैंसिल हो गई। बाकी जो कुछ हमारे पास बच गया है वो लिख लेते हैं और फिर उसमें लिमिट पुट कर लेते हैं। अब जब कैंसिलेशन हो गई है तो हम 0/0 फॉर्म से बच गए हैं। x की पावर n-1, a की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो 1 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। x रेज़्ड पावर n-2a, x रेज़्ड पावर n-3a स्क्वायर अप टू a रेज़्ड पावर n-1। पुट करें जी लिमिट, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a पुट कर लें। a रेज़्ड पावर n-1, a रेज़्ड पावर n-2 और इसकी भी पावर 1 है, a रेज़्ड पावर n-3 a स्क्वायर अप टू a रेज़्ड पावर n-1। लिमिट साथ साथ आपने अब पुट करते जाना है खुद। ठीक है, a रेज़्ड पावर n-1, a रेज़्ड पावर ये बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, n-2 + 1 क्या हो जाएगा -1, n-1 यहाँ पे भी n-1 हो जाएगा। सारे आप सॉल्व करके देख लें, n-1 ही आएंगे एंड तक n-1। ठीक है, तो कितनी दफ़ा आ रहा है n-1, अंदर दरमियान में कितनी वैल्यूज़ मिसिंग है हमें नहीं पता कितनी मिसिंग है, हमने तो अप टू सो ऑन किया हुआ है। और n क्या है ये भी हमें नहीं पता, n 10 है, 12 है, 15 है, हमें तो नहीं पता। ठीक है, तो होगा क्या, होगा ये कि हमने देख लेना है कि कितनी दफ़ा है, तो वो इस तरीके से ये काम करेगी ये चीज़ के हमारे पास है जी 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितनी दफ़ा है, 5 दफ़ा है, तो क्या लिख लेते हैं हम 5 लिख लेते हैं, 5 × 1। ठीक है, तो इसी तरह ये हमारे पास n टाइम्स था। ठीक है, तो हमने इसके साथ n लिख लेना है। ठीक है, n a रेज़्ड पावर n-1, ये इसका आंसर है। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास हो x + x + x + x + x, कितने टाइम्स x है, 5 टाइम्स x है तो 5x। इसी तरह कितने टाइम्स a रेज़्ड पावर n-1 है, n टाइम्स है तो n साथ लिख दिया। ठीक है, जितने टाइम्स कोई चीज़ होती है वो नंबर उसके साथ आ जाता है, जैसे बिल्कुल x के साथ आया है, 5 टाइम्स x था 5 लिख दिया साथ, n टाइम्स a रेज़्ड पावर n-1 था n लिख दिया साथ, तो ये हमारा आंसर है। अब हम पढ़ें लिमिट्स ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शंस, तो एक इम्पोर्टेंट फंक्शन हमारे पास ये है, उसकी लिमिट हमारे पास ये है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, लिमिट ऑफ x रेज़्ड पावर n - a रेज़्ड पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a व्हेन x अप्रोचेस टू a इज़ इक्वल टू n इंटू a रेज़्ड पावर n-1। ये आपको MCQs में भी आ सकता है, क्योंकि सिर्फ एक स्टेप ही तो किया है, इसको ओपन ही तो किया है, तो MCQs में इस एक स्टेप को सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। एक तो हो गया ये इंपॉर्टेंट फंक्शन। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन
कौन सा हमें गिवन है। अच्छा, इसका एक और पार्ट है, वो आपकी असाइनमेंट है, वो अब आपने खुद करना है। केस 2 हमें दिया गया है पेज नंबर 23 पे। सपोज n इज़ अ नेगेटिव इंटीजर। ये जो n था हमारे पास, सपोज करें कि ये नेगेटिव इंटीजर हो, ठीक है। तो इसको हम नेगेटिव इंटीजर सपोज करने के लिए -m लिख लेते हैं और इस तरीके से ये सारा क्वेश्चन आगे करते हैं। सारा क्वेश्चन सॉल्व है, आपने अपने हाथों से एक दफ़ा करके देखना है, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है। इसके बाद जी एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन, इसकी लिमिट हमने फाइंड करनी है। लिमिट है जी x अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय x। इसकी लिमिट फाइंड करनी है हमने। अच्छा, डायरेक्ट लिमिट पुट करें, क्या आता है। डायरेक्ट लिमिट पुट की 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a ओवर x। यहाँ पे a है, अच्छा जी। अब डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ मैंने 0 लगा दिया। तो सबसे पहले तो ये वैसे ही डिनोमिनेटर में ही 0 आ गया, अनडिफाइंड हो गया, डिफाइंड इन रहा। और वैसे भी ये स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a, तो ये 0/0 फॉर्म बन गई और हमें पता है कि हमने 0/0 फॉर्म नहीं बनने देनी। सो इट मीन्स कि अब यहाँ पे कोई टेक्निक लगानी पड़ेगी 0/0 फॉर्म से बचने के लिए। तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं की जा सकती। यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको रेशनलाइज। हमें हमेशा पता है, हमें हमेशा कि जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट में दो वैल्यूज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं, हम रेशनलाइजेशन की तरफ ही जाते हैं। रेशनलाइजेशन वहाँ पे ये करती है कि उन स्क्वायर रूट्स को, क्योंकि स्क्वायर बन जाता है वो बाद में, तो वो ख़त्म कर देती है। इसलिए हम यहाँ पे करेंगे रेशनलाइजेशन। लिमिट आपने साथ साथ एज इट इज़ अब पुट करते जाना है। मैं आपको रेशनलाइज करके बता देती हूँ। लिमिट पुट कर लीजिएगा। अब ये हमारे पास क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना। ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, a माइनस बी, ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, a प्लस बी। वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, सिर्फ दरमियान में प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो a प्लस बी, a माइनस बी वाला फार्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है, x मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, x प्लस ए माइनस ए। लिमिट आप मेंशन करेंगे यहाँ पे, वही वैल्यू ब्रैकेट में, ये कैंसिल, ठीक है। ऊपर रह गया x, x से कैंसिल, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी, सिंपल। x अप्रोच कर रहा है जी 0 को। हमारे पास डिनोमिनेटर में बच गया है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए। अब करें जी लिमिट पुट, x की जगह पे 0 पुट कर दें। स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए, 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए, ये आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास दो सिंपल एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 1 के 2 पार्ट्स हैं, ये आपने खुद करने हैं, ठीक है। उसके बाद है टॉपिक लिमिट एट इन्फिनिटी। लिमिट एट इन्फिनिटी और इसके साथ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बना करेगी, उससे कैसे बचा करेंगे, ये टॉपिक हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आज अब आपकी असाइनमेंट ये है कि एक तो आपने ये जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया है इसको नेगेटिव पावर के साथ करना है, ठीक है। n की जगह -m पुट करेंगे। और दूसरी आपकी असाइनमेंट ये है कि एग्ज़ाम्पल नंबर 1 जो कि आपको पेज नंबर 24 पे गिवन है, उसके 2 पार्ट्स हैं, वो आपने खुद करनी है, ठीक है।